एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अभिति क्लासेज में। यूपी टेट पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम लेके आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि बहुत उपयोगी साबित होगा उनके लिए जो यूपी टेट पेपर फर्स्ट के एग्जाम में बैठने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर, और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें हमेशा फ्री में वीडियो पाने के लिए। चलते हैं, आज का जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो थार्नडाइक हैं वो अपने संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं, जबकि ब्रूनर, जीन पियाजे, वाइगोस्की ये सभी जो है संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हुए हैं। फिर कहा जा रहा है कि कैटल के अनुसार कितने महत्वपूर्ण शील गुण ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना हेतु आवश्यक होते हैं। तो कितने शील गुण होने चाहिए? 16 शील गुण होने चाहिए। कितने? 16 शील गुण ऐसे होने चाहिए जो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना हेतु आवश्यक होते हैं। फिर यहाँ पर पुनर्वास विधि उपयुक्त है। पुनर्वास विधि किसके लिए उपयुक्त है? तो जो अपराधी बालक हैं। कौन से बालक? जो अपराधी बालक हैं उनके लिए पुनर्वास विधि उपयोगी होता है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मबल तथा अपने भावों को स्वीकार करते हुए कार्यों का संपादित करना मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। कौन से? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है आत्मविश्वास और आत्मबल के साथ कार्यों को स्वीकार करना। कहा जा रहा है कि स्टैनबर्ग ने अपने त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत में किस घटक को शामिल नहीं किया है? तो वह घटक है अनुक्रियात्मक घटक, इसको नहीं शामिल किया गया, जबकि मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञान संग्रहण घटक को शामिल किया गया है त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत में। अगला है कि भारतीय शिक्षण प्रणाली जो कि अभी चल रही है, इंटर के बाद फिर ग्रेजुएशन है ना, 10+2+3 शिक्षण पद्धति का विकास किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? तो वह अनुशंसा पर किया गया, वह आयोग था कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की अनुशंसा पर भारतीय शिक्षण प्रणाली में 10+2+3 शिक्षण पद्धति को लागू किया गया। अगला है कि निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? आत्म अनुदेशन उपागम को आप कंप्यूटर सहाय उपागम के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर सहाय उपागम आत्म अनुदेशन उपागम है। अगला है कि कहा जा रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो अधिगम की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। क्या? व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए अधिगम की प्रक्रिया में। अगला, संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वो थार्नडाइक थे। कौन? संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक थे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है? तो वह जो है समाजीकरण में। किसमें? समाजीकरण में दंड एवं पुरस्कार की प्रक्रिया वृद्धि हेतु सहायक है। समाजीकरण वृद्धि हेतु सहायक है। अगला है कि बालकों में रुचियों के आधार पर जो व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो निम्न में से किसका परिणाम है? तो वह किसका परिणाम है? वह जो है आनुभाविक पृष्ठभूमि का परिणाम है। आनुभाविक पृष्ठभूमि का परिणाम है। अगला है हमारा, अगला कहा जा रहा है कि आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुसार सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है? तो सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया जा रहा है? तो जो दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि पर, फिर छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाने पर, और फिर शिक्षण सत्र को बढ़ाने पर। इन सभी पर जो है जोर दिया जा रहा है माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में। अगला है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 8 प्रकारों को श्रृंखलाबद्ध पिरामिड के रूप में किया है? तो जो 8 प्रकारों को जो श्रृंखलाबद्ध किया गया वो किया गया था गेगनी के द्वारा। गेगनी ने जो है सीखने के 8 प्रकारों को श्रृंखलाबद्ध एक पिरामिड के रूप में तैयार किया है। अगला है
कि आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे कि छात्र भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करें। क्या करें छात्र? भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करें, इसलिए लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जा रहा है। जब बालक लगभग 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो बालकों में सामूहिक खेलों के प्रति एक सामंतीकरण उत्पन्न होने लगता है। तो इसका अर्थ है कि बालक जो है उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें वह अन्य बालकों के खेल के दौरान कर रहे होते हैं। वह बालक क्या करता है? वह उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं। वह बालक कितने वर्ष का है? 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तब। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का सुझाव निम्न में से किस ओर होना चाहिए? तो जो पाठ्यक्रमों का झुकाव है वह किस ओर होना चाहिए? वह बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर होना चाहिए। बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर उसका पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए। अगला है कि निम्न में से किसके द्वारा एक बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है? तो बालक के विकास का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वह बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा यह निर्धारण किया जाता है कि बालक का विकास कैसे होगा। अगला है विकास की किस अवस्था में बालकों की खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? जो खेलकूद संबंधी अधिकतम विकास होता है तो वह पूर्व किशोरा अवस्था में। कौन सी अवस्था में? पूर्व किशोरा अवस्था में। अगला किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो सामाजिक नेतृत्व का जो गुण पाया जाता है उसका संबंध किससे जुड़ा हुआ है? उसका संबंध शारीरिक संगठन के साथ जुड़ा है। किसके साथ? सामाजिक नेतृत्व का गुण जो है शारीरिक संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां क्या होती हैं? निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं। जो रुचि संबंधी प्रवृत्तियां हैं ना वो बड़े होने के साथ साथ निश्चित रूप से विकसित भी होने लगती हैं। अगला है कि किसी बालक में पठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग क्या होता है? तो वह ढंग क्या है? उसके प्रेरकों का मार्गांतीकरण करना यह संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल शिक्षण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह क्या था? मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना राष्ट्रमंडल शिक्षण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। अगला है मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक की पहचान की जा सकती है किस रूप में? तो वह जो है अनुशासनहीनता के आधार पर। किस आधार पर? अनुशासनहीनता के आधार पर मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक की पहचान की जा सकती है। अगला है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। तो उसका कथन क्या है? तो यह कथन जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यह कथन जुड़ा हुआ है बर्ट का कथन है ना। तो यह बर्ट का कथन है पिछड़े बालक के लिए। अगला है सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है। तो सृजनशील बालकों का जो बुद्धि का स्वरूप होता है वह न निम्न होता है और ना ही प्रखर स्तर का होता है। ना ही निम्न स्तर का होता है और ना ही प्रखर स्तर का होता है। अगला है कि विद्यालयीय उपलब्धियों के में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है। तो वह कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? तो वह पारिवारिक सहयोग जो है प्रमुख कारण नहीं होगा। अगला है कि वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है। तो वह कौन सा शारीरिक कारक है? वह परिपक्वता है।
परिपक्वता जो है बच्चों को सीखने में सहायता करता है। यह एक शारीरिक कारक माना जाता है। अगला है कि प्रायः छात्र एवं छात्राओं की रुचियों की में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो वह किसका परिणाम होगा? वह होगा सांस्कृतिक प्रभावों का। सांस्कृतिक प्रभावों का परिणाम है कि प्रायः छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर पाया जाता है। अगला कहा जा रहा है कि यदि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली क्या होनी चाहिए? तो उस समय आप क्या करेंगे? उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देंगे, है ना? विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश उस समय देंगे। क्या करने के लिए? जब वह जो है बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा हो कक्षा कार्य में। आज का जो अंतिम प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है कि कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? वह विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, यह जो है क्या है? यह कक्ष में शिक्षण का परिणाम होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमेशा ऐसे वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।